Okay. Hi guys, good evening. चलिए, today's CA final audit, important chapter, audit committee and corporate governance. So आगे क्या मेरे बच्चों? Hello everyone. क्या आप लोग हो वहां पे? बताइए स्क्रीन के उस पार. क्या आप मुझे देख सकते हो, सुन सकते हो? Are we good? चलिए tell me. Hello everyone. चलिए फटाफट सबको नोटिफिकेशन जा रहा है क्या? सब लोग आ रहे हैं क्या ऑनलाइन? बताइए आप इस सेशन में अवेलेबल हो कि नहीं हो? मेरा बच्चा. हाय निराली, गुड इवनिंग. एक ही बच्ची है यहाँ पे. भाई आज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? आज मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है पढ़ने का, या सिर्फ आज सर चिल करना है फ्राइडे इवनिंग? हेलो, साउंड ऑडियो चेक. हेलो आकाश. चलो चलो चलो, किधर है बाकी बच्चे? आज पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई? हेलो एवरीवन. हेलो. किधर गया बच्चा? फाइनल का बच्चा आज चिल कर रहा है सब जगह, पढ़ने के लिए आया ही नहीं आज तो. रुकते हैं हम लोग एक दो पांच मिनट, सारे बच्चे आ जाए तो फिर आज हम लोग को एक बहुत ही धांसू चैप्टर करना है. एज यू नो इट्स ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. हेलो ऋतिक, हाउ आर यू? चलो दोस्तों को बता दो सर आ गए हैं, सर आ गए हैं क्लास के अंदर. क्लास शुरू हो रही है. हेलो मोनिका. गुड इवनिंग. एग्जाम्स पोस्टपोन हो या ना हो भैया, अपने को तो जो पढ़ना है वो तो अपने को पढ़ना है. अभी जुलाई में देंगे या नवंबर में देंगे, बट भाई अपने को जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है ना? तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है अपने को. सो वी हैव टू स्टडी एट एनी कॉस्ट. उसमें तो कोई डाउट नहीं है. चलिए फटाफट सारे दर्शक जुड़ जाइए हमसे. जो लोग आ गए हैं, जितने बच्चे हैं, अभी एक बार लाइक का बटन दबा दो तो पता चलेगा कि कितने लोग अवेलेबल है. करेक्ट है ना? गुड इवनिंग मुकेश. चलिए तो शुरू करते हैं एक दो चार मिनट के अंदर फिर अपना लेक्चर. मजा आएगा फिर आज. आज मैं ऑलरेडी आपके लिए पता है, मतलब जैसे आप लोगों को पढ़ना है, बहुत बड़ा चैप्टर है. तो मैंने क्या कर लिया, मैंने ऑलरेडी आपके लिए एकदम ऑसम नोट्स बना लिए. दिख रहा है आपको यहाँ पे? मतलब पूरे पूरे आपके लिए नोट्स बना लिए यहाँ पे. तो इससे क्या हो जाएगा कि आप लोगों को पढ़ने में एकदम आसानी हो जाएगी. फटाफट फटाफट अपना ये क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा. यहाँ पे देखिए देखिए आप कितने कितने सुपर नोट्स बना लिए. मतलब आज बैठे बैठे अपन ने काम कर लिया कि भैया ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट अगर बच्चे को रिवाइज करा दूं ना, बस खलास पे मजा आ जाएगा. तो बस शुरू करते हैं. दोस्त आ जाए सारे अपने. हाउ कैन यू गेट दिस नोट्स? यशिका, आपको इसे लिखना है, या तो जब मैं पढ़ा रहा हूं उतना स्क्रीन जो है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आराम से आप लिखिएगा. आई वेट फॉर अनदर मिनट. लास्ट एक मिनट रुकता हूं, फिर हम लोग शुरू कर देते हैं. ठीक है ना? आज सीए फाइनल का बच्चा आज फुल मूड में नहीं है भाई पढ़ने के लिए. आज रिलैक्स कर रहा है एकदम घर पे, फ्राइडे को नेटफ्लिक्स एंड चिल. चलो चलो चलो, लेट्स स्टार्ट. लास्ट 30 seconds, देन आई एम स्टार्टिंग विद टुडे सेशन. एकदम माहौल जल्द से जल्द, कम समय में हम लोग को इस चैप्टर को निपटाना है.
यशिका, ये पीडीएफ इसका एक्सपोर्ट नहीं होता है बेटा, वन नोट में ये एक्सपोर्ट नहीं होता है पीडीएफ, और पीडीएफ में एक्सपोर्ट होता है तो वो डिसोरिएंटेड होता है, इसीलिए शेयर नहीं कर पाता हूं। अदरवाइज मुझे दिक्कत कुछ भी नहीं है बेटा उसको शेयर करने में, है ना। एकदम अच्छा हूं मैं दिल से। सो आई हैव नो इश्यूज एट ऑल इन शेयरिंग दिस, बट द ओनली थिंग इज कि इसका एक्सपोर्ट नहीं होता है सही तरीके से। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो टुडेज टॉपिक, अभी एकदम आराम से स्क्रीन पे ध्यान देते रहना, आपके लिए एकदम बहुत ही अमेजिंग। अभी चलो एवरीवन कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है ना, एकदम ध्यान से मन लगा के सुनना। अभी मैं चैट जो है वो बंद कर रहा हूं, और अब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो टॉपिक जो है वो है ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बॉस, ठीक है ना। तो भाई अपने को एकदम जोरदार पढ़ना है ये टॉपिक को। मैंने ऑलरेडी, ये देखो अभी ये बड़ा टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसको ऑलरेडी मैंने आपके लिए इसकी समरी बना रखी है। ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड द समरी। सो अब मुझे क्या करना है, बस सिंपल सी बात है, मुझे आपको इसका वॉक थ्रू कराना है और आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, बराबर। इसके बेसिस पे आपका क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे मेरे को है ना पर्सनल चैट पे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि सर वो टॉपिक बहुत फास्ट हो गया, सर वो टॉपिक बहुत फास्ट हो गया। भाई मेरी जान, एक बात समझ लो यार, ये रिवीजन है, बराबर के नहीं, तो थोड़ा तो मोमेंटम, थोड़ा तो स्पीड रखूंगा, तो भी मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ इसमें भी, ठीक है ना। तो इमोशनल बिल्कुल भी मत होना, एकदम आराम से मन लगा के पढ़ते रहना, ओके। सो फाइनल वाले बच्चे अब आ गए हैं, और अब हम लोग फटाफट चैट ऑफ करते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा, जो अनवांटेड जो मैसेजेस है, जो सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए होते हैं, वो हमसे दूर हो जाएंगे। और जो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से पढ़ना है, वो बस यहाँ पे मन लगा के सुनेगा इस प्रवचन को, ओके। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आज का जो टॉपिक है हम लोग बात कर रहे हैं, अब एकदम मन लगा के ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, राइट। और फिर उसके बाद मैं चैट ऑन करूंगा, तो आपकी कुछ क्वेरीज रहेगी तो फिर उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ओके गाइस। सो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एकदम ही आसान टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। पहले जब हम लोग ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, ठीक है ना, सो क्या कहते हैं ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। कॉर्पोरेट का मतलब होता है लार्ज बिजनेस। अभी एकदम मेरी आंखों में आंखें डाल के देखते रहना और सुनते भी रहना। कॉर्पोरेट की जब हम लोग बात करते हैं, मैंने पूरा पूरा आपके लिए समरी बना के रखा हुआ है, तो आप सिर्फ मेरी बातों को सुनेगा भी, और जो मैंने लिखा है उसको फॉलो भी करना। मैंने ऑलरेडी जानबूझ के आपके लिए पहले ही ये लिख के लाया हूं, ताकि आपको ये पढ़ने में, ये समझने में बहुत आसानी हो जाए, ठीक है ना। ओके, शुरू करते हैं। अब जैसे हम लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट और गवर्नेंस की, ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चा, कॉर्पोरेट मतलब हम लोग बोलते हैं इट इज व्हाट अ लार्ज बिजनेस। कॉर्पोरेट की जब हम लोग बात करते हैं तो इट इज व्हाट अ लार्ज बिजनेस और अ लार्ज कंपनी। ये बड़ी कंपनी है, बराबर के नहीं, ये बड़ा बिजनेस है। तो तुम समझो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका उसके अंदर इंटरेस्ट है। दे हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट, दे हैव अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इनटू दैट पर्टिकुलर कंपनी, क्योंकि कंपनी बड़ी है ना। तो आप क्रेडिटर्स बोलो, आप शेयर होल्डर्स बोलो, बराबर के नहीं, तो बैंकर्स बोलो, तो उनका बहुत ज्यादा बड़ा इंटरेस्ट है उस बड़े कंपनी के अंदर। तो उस कॉर्पोरेट को अच्छी तरीके से गवर्न करना बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं, उस कॉर्पोरेट को अच्छी तरीके से गवर्न करना। गवर्न करना मतलब क्या, उसको डायरेक्ट करना, उसको कंट्रोल करना, उसके ट्रांजैक्शंस को ऑथराइज करना। ये सारा का सारा काम मतलब हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं गवर्नेंस कहते हैं। आई बात समझ में, एकदम आराम से बस फॉलो करना जो मैं बोल रहा हूँ उसको, ठीक है ना। बहुत मजा आएगा तुमको, नेक्स्ट लेवल एकदम, ठीक है ना। सो कॉर्पोरेट मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, बराबर, एक लार्ज कंपनी होती है। और गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि ऑथोरिटी, डायरेक्शन, कंट्रोल। हम लोग को उनको ऑथोरिटी, डायरेक्शन, कंट्रोल, मतलब कंपनी को किस तरीके से चलाना है, कंट्रोल करना है, उनके एक्टिविटीज को, ट्रांजेक्शन्स को ऑथराइज करना है। तो जब हम लोग कंबाइन करते हैं दोनों चीजों को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसका मतलब क्या होता है, एक बड़ी कंपनी को सही तरीके से चलाना। आई बात समझ में। तो ये जो है बात समझने की कोशिश करो, ये किस तरीके से चलाना, कि ये इस तरीके से चलाना कि इट शुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का फायदा हो। और स्टेक होल्डर्स का फायदा कैसे होगा, अगर गवर्नेंस है, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है, तो समझो गवर्नेंस कैसे फायदा देगा, कि ऑर्गेनाइजेशन में बेटर मैनेजमेंट होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, बराबर कि नहीं, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो पूरा क्लियर कट समझेगा। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग समय समय पे होगी, जैसे कि क्वार्टरली रिपोर्टिंग है, 6 मंथली रिपोर्टिंग है, एनुअल रिपोर्टिंग है, तो वो टाइमली रिपोर्टिंग होगी।
तो तुम समझने की कोशिश करो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो ये बड़े कंपनी को सही तरीके से चलाना है ताकि स्टेक होल्डर्स का फायदा हो। इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आई बात समझ में? और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जिम्मेदारी किसके पास है? तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जिम्मेदारी है बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सिंपल सी बात है एकदम। यस। अब होता क्या है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। हम लोग क्या पढ़ते हैं? लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। करेक्ट है ना एकदम? अब हुआ क्या था कि सबसे पहले हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। पहले लिस्टिंग अग्रीमेंट हुआ था। पहले लिस्टिंग अग्रीमेंट होता था, बराबर कि नहीं? जो भी कंपनीज लिस्टेड है विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उन्हें क्या एक अग्रीमेंट एंटर करना पड़ता था विद द स्टॉक एक्सचेंज कॉल्ड एज द लिस्टिंग अग्रीमेंट। और वो जो लिस्टिंग अग्रीमेंट है, तुम समझने की कोशिश करिएगा, वो लिस्टिंग अग्रीमेंट ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नॉर्म प्रिस्क्राइब करता था। करेक्ट है ना? अब क्या हुआ, वो लिस्टिंग अग्रीमेंट अब चेंज होके अब उसको स्टैट्यूटरी एनैक्टमेंट में बनाया गया और उस जगह पे सेबी ने सितंबर 2 2015 को, इतना फ्लुएंटली ये सब बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ऑन सेबी डिड व्हाट ऑन सितंबर 2 2015, सेबी ने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया, लिस्टिंग अग्रीमेंट को रिप्लेस कर दिया विथ व्हाट, द लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। आई बात समझ में? सो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस आए गए और उस रेगुलेशंस के अंदर प्रिस्क्राइब करा गया है कि एक कंपनी ने क्या करना है, एक कंपनी ने किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला काम करना है। मतलब ही किस तरीके से अपने बिजनेस को उन्होंने चलाना है। आई बात समझ में आपको? यस। तो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में मेरा बच्चा? सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द ओरिजिन ऑफ एलओडीआर रेगुलेशंस। अब देखो बेसिक क्या है, बेसिक फंडा क्या कहता है अपना भाई? बेसिक फंडा कहता है कि बाबा कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या, एक बड़ी कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना। सही बात है एकदम। ताकि उसका बेटर मैनेजमेंट हो, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी हो और टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो। ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। हिस्ट्री में जाते हैं तो सबसे पहले वहां पे लिस्टिंग अग्रीमेंट हुआ था कि हर एक कंपनी को जो लिस्टेड है ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, दे हैड टू एंटर इनटू व्हाट, द लिस्टिंग अग्रीमेंट। सेबी ने क्या किया, सितंबर 2 2015 को उसको एक स्टैट्यूटरी एनैक्टमेंट दिया और उस घड़ी उस समय उन्होंने एक रेगुलेशंस लेके आए जिसको हम लोग कहते हैं एलओडीआर रेगुलेशंस, और वी कॉल इट एज लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015। ऑब्वियसली ये कंपनीज ये किसको एप्लीकेबल होगा? सो ये जो एलओडीआर रेगुलेशंस है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो एलओडीआर रेगुलेशंस है बेटा, ये किसको एप्लीकेबल होगा? सो ऑब्वियस सी बात है, ये उन कंपनीज को एप्लीकेबल होगा जो कंपनीज क्या है मेरा बच्चा, जो लिस्टेड है। सिंपल सी बात है। जो कंपनीज लिस्टेड है ऑन स्टॉक एक्सचेंज, एसएमई एक्सचेंज एंड आईटीपी, तो उन कंपनीज को क्या हो जाएगा, ये एलओडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। जब हम लोग एप्लीकेबल की बात कर रहे हैं तो हम लोग एप्लीकेबल ऑफ एलओडीआर रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं। हम लोग ध्यान से सुनना, हम लोग जब एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? तो हम लोग एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं ऑफ एलओडीआर रेगुलेशंस। करेक्ट है ना? सो अगर वो स्पेसिफाइड, उनके स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, उनके अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ये कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के एक्सचेंज पे या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, आईटीपी पे, अगर ये कहीं पे भी अगर वो लिस्टेड है वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, तो उस घड़ी उस समय यहां पे क्या हो जाएगा, इन्हें एलओडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। आई बात समझ में आपको? यस। तो सर अब बात करते हैं कि सर वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज कौन सी है। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे कि सर वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज कौन सी है। तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को पहले जो पिंक में मैंने हाईलाइट किया है उसको आप देखिएगा, पहले वो चार हम लोग उसको एकदम ब्रेक करते हैं एकदम सिंपल तरीके से। तो वो चार स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जो है वो नंबर वन कौन सा है? डेट सिक्योरिटीज है। सेकंड हम लोग मतलब डेट सिक्योरिटीज, फिर प्रेफरेंस शेयर्स, फिर अपने रिसीट्स, ऐसे ब्रेक करना उसको। सो डेट सिक्योरिटीज, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिसीट्स, एंड लास्ट में क्या कहता है? यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो अगर ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज, एसएमई एक्सचेंज, आईटीपी पे अगर ये लिस्टेड होंगे तो उस पर्टिकुलर कंपनी को एलओडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो चार ब्रॉड कैटेगरीज अपन ने कौन से बना दी? डेट सिक्योरिटीज, प्रेफरेंस शेयर्स, रिसीट्स एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। एकदम सही जा रहे हैं अपन? यस सर। अब डेट सिक्योरिटीज की जब मैं बात करता हूं तो उसके अंदर क्या क्या आता है? नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज है, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स है एंड सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। तो डेट के बेसिकली ये तीन है, मतलब ऐसे तीन, दो दो, कितने हो गए? सात, और एक आठ। ऐसे आठ कोई भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, आठ में से कोई भी अगर ये इन तीनों में से कहीं पे भी अगर वो लिस्टेड है तो उन्हें एलओडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। सो डेट में कौन से आते हैं बच्चा? नंबर वन, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज।
परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स। प्रेफरेंस शेयर्स में कौन सा आते हैं? नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल एंड परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव, बराबर। एंड रिसीट्स में आईडीआर, बराबर के नहीं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड सिक्योरिटी रिसीट्स। तो ऐसे अपन ने उसको ब्रेक कर लिया, डेट सिक्योरिटीज के लिए, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए एंड रिसीट्स के लिए। और रिसीट्स के बाद हम लोग आखिरी में बात करते हैं, वो क्या है? यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। किसकी बात करते हैं हम लोग? यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो यहां पे तुम समझने की कोशिश करिएगा मेरे बच्चों कि अगर ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अगर इस प्लेटफॉर्म पे अगर वो क्या है, अगर वो लिस्टेड है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी को क्या हो जाएगा? उस पर्टिकुलर कंपनी को एलओडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? एप्लीकेबिलिटी ऑफ व्हाट? द एलओडीआर रेगुलेशंस। बात समझ में आ गई यहां तक? एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। सो हम यहां पे वापस से एकदम आराम से आगे बढ़ते हैं एलओडीआर रेगुलेशंस की। अब एलओडीआर रेगुलेशंस कंपनी को एप्लीकेबल हो जाएंगे, सही बात है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये कंपनी को सही तरीके से चलाना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिक्वायरमेंट पहले लिस्टिंग अग्रीमेंट में था, अब उसको चेंज करके एलओडीआर रेगुलेशंस में आया है। एलओडीआर रेगुलेशंस किसे एप्लीकेबल है? तो वो किसे एप्लीकेबल है? तो इट इज एप्लीकेबल टू विच कंपनीज? द लिस्टेड कंपनीज ऑन व्हाट? द स्टॉक एक्सचेंज, एसएमई एक्सचेंज एंड आईटीपी। करेक्ट है ना? उसमें कौन से? डेट सिक्योरिटीज, प्रेफरेंस शेयर्स, रिसीट्स एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सही जा रहे हैं अपन एकदम? यस, एकदम परफेक्ट है। तो अगर ये कहीं पे भी उनका लिस्टेड है ऐसा, तो उस कंपनी को क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? कंपनी को ध्यान में रखना, उस कंपनी को क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? उन्हें एलओडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब एलओडीआर रेगुलेशंस में क्या हुआ है? एलओडीआर रेगुलेशंस में कुछ क्या है? इश्यूज है। ध्यान से सुनिएगा, एलओडीआर रेगुलेशंस में क्या है? कुछ इश्यूज है। एकदम आराम से मन लगा के ध्यान से सुनिएगा। एलओडीआर रेगुलेशंस में क्या है? कुछ इश्यूज है। इश्यूज मतलब क्या? कि हमें यहाँ पे कुछ कुछ कंप्लायंसेस करने हैं, कंपनी को यहाँ पे कुछ कुछ क्या करना है? कंपनी को यहाँ पे कुछ कुछ कंप्लायंसेस करना है, कंप्लायंसेस करना है कंपनी को यहाँ पे क्या करना है? कुछ कंप्लायंसेस करना है, ठीक है ना? एकदम एकदम सही है। तो कंपनी को यहाँ पे कंप्लायंस करना है इन रिलेशन टू व्हाट? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो वो कौन से हैं? इट इज इन रिलेशन टू, बहुत सिंपल है, बोर्ड, इट्स कॉम्पोजिशन, फिर कोड ऑफ कंडक्ट की बात करेंगे, विजुअल मैकेनिज्म की बात करेंगे। विजुअल मैकेनिज्म मतलब हम लोग बात करते हैं क्या बोलते हैं उसको? विसल ब्लोअर मैकेनिज्म। विजुअल मैकेनिज्म इज व्हाट? विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ गलत बात हो रही है तो। फिर ऑडिट कमेटी का कॉम्पोजिशन, उसका गवर्नेंस, सब्सिडरी कंपनीज को मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, बराबर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मैनेजमेंट डिस्कशन, एनालिसिस रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय सीईओ सीएफओ। ये सारी बातें तुम समझने की कोशिश करना। ऑल दीज आर व्हाट? द कंप्लायंसेस दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गेट इट डन। अब सवाल ये आता है कि सर फिर हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? बराबर कि नहीं? ये तो सारा का सारा मामला ये किसको करना है? कंप्लाई। सर ये सारा का सारा मामला कौन कंप्लाई करने वाला है? सर ये पूरा का पूरा मामला करने वाले हैं कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सर फिर मुझे क्यों, सर मुझे क्यों बोला गया है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं इस चीज को क्यों पढ़ूं? क्वेश्चन आ रहा है ना भाई बॉडी के अंदर। ऐसे ही पहले तो हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, अब मुझे सर ये एज अ सीए मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है ये एलओडीआर रेगुलेशंस? समझ रहे बात को? तो एज अ सीए मेरा बच्चा आप क्यों पढ़ रहे इसे, तुम समझो बात को। क्योंकि ये सारे इश्यूज डिस्कस होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सारे इश्यूज को कंप्लाई करता है या नहीं करता है, इसके लिए आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप दोगे क्या? एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट। ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट कौन देगा? एक तो ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज। कौन देगा? इधर द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, मतलब कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, सीए जो उस पर्टिकुलर कंपनी का ऑडिट कर रहा है। तो तुम सीए हो, तुम उस कंपनी का अगर ऑडिट कर रहे हो, तो तुमसे कंपनी बोल सकता है कि तुम एलओडीआर रेगुलेशंस के ऊपर क्या दो? ये सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस दे दो करके। या अपने प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज है, वो लोग भी इसका कंप्लायंस सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कहां पे? कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको इसको क्या करना है? आपको इसका सर्टिफिकेट देना है, इसीलिए आपको ये सिलेबस में रखा गया है। आई बात समझ में आपको? सो दैट इज व्हाट इज द नीड टू स्टडी व्हाट? ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो आप ये सारी बातें जब आप समझोगे ना, अब आपको आगे के चैप्टर में पढ़ना क्या है भाई? आपको बॉस आगे के चैप्टर में पढ़ना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 9 इश्यूज है ना, आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये 9 इश्यूज आपको स्टडी करने हैं। आपको इस पूरे 9 इश्यूज को आपने क्या करना है? इन पूरे 9 इश्यूज को आपने अंडरस्टैंड करना है। आपने ये पूरे 9 इश्यूज को आपने समझना है, ताकि जब आप इसे समझोगे ना, तुम समझो बात को, जब आप इन इश्यूज को समझोगे तभी जाके आप क्या कर सकते हो? आप ये जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट आपसे मांगा है ना, आप वो दे सकते हो।
सिंपल सी बात है भाई, जब आप टैक्स ऑडिट करते हो तो आपको इनकम टैक्स का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप टैक्स ऑडिट कर पाओगे। आप कंपनी ऑडिट करते हो तो आपको कंपनीज एक्ट का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप कंपनी ऑडिट कर पाओगे। सिमिलरली एलओडीआर रेगुलेशंस क्या बोलते हैं, ये इसका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, आप कंप्लायंस सर्टिफिकेट दे सकते हो। डन। फिर अपन बात कर ली एप्लीकेबिलिटी ऑफ एलओडीआर रेगुलेशंस, ये हो गया अपना। फिर अब अपन बात करते हैं जब एलओडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाते हैं, उसमें का पहला इशू अपन बात करते हैं इन रिस्पेक्ट टू व्हाट ऑडिट कमिटी। पहला इशू किसके बारे में बात करते हैं अपन, पहला इशू अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट ऑडिट कमिटी। किसकी बात करेंगे मेरा बच्चा, अभी अपन बात करेंगे ऑडिट कमिटी की। एलओडीआर रेगुलेशन, रेगुलेशन नंबर 18 सब रेगुलेशन नंबर 1, ये कहता है आपकी कंपनी ने क्या बनाना चाहिए, ऑडिट कमेटी बनाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जिम्मा किसको दिया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक कमेटी बनती है जिसका नाम है ऑडिट कमेटी, और ये पूरा पूरा ऑडिट से रिलेटेड जो भी कामकाज है ये देखेंगी। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। ऑडिट कमेटी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर क्या रोल है, आई बात समझ में आपको, यस। तो फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं ऑडिट कमेटी। तो हमको ऑडिट कमेटी कैसी चाहिए, आइए एक बार ध्यान से देखिएगा। ऑडिट कमेटी हमें कैसे चाहिए, एक तो हमें वो क्वालिफाइड भी चाहिए और हमें वो इंडिपेंडेंट भी चाहिए। कैसी चाहिए हमें ऑडिट कमेटी, सो आर ऑडिट कमेटी शुड बी क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट। कैसी चाहिए अपनी ऑडिट कमेटी, क्वालिफाइड लोग चाहिए उसके अंदर और इंडिपेंडेंट चाहिए। तो सर कैसी होगी वो, तो उसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, जो होगा कौन, चेयरपर्सन। तो आपको दिख रहा है वहां पे चेयर है उस, और वो पर्सन है। अब वो एकदम उसको आपको दिखेगा कि उसको अपन ने थोड़े ऐसे क्या लगाया उसको, क्या बोलते हैं उसको, विंग्स लगा है अपन ने उसको, एंजल। तो जो एंजल है ना, तो वो एंजल दिखा है, इसका मतलब क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, वो डेविल नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। मतलब क्या है भाई कि वो कहीं पे भी कंपनी में इतना ज्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं है। बराबर, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं इसका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। तो क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी में हम लोग क्या कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, जो होगा उस कमेटी का चेयरपर्सन। बराबर। उसके बाद हम लोग को चाहिए 3 डायरेक्टर्स, उसके बाद हम लोग को चाहिए 3 डायरेक्टर्स, और उन 3 डायरेक्टर्स में से 2/3 होने चाहिए इंडिपेंडेंट। इसीलिए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अपनी ऑडिट कमेटी सिर्फ क्वालिफाइड ही नहीं, बट यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी होनी चाहिए। क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी कैसी होगी वो, कि उसका चेयरपर्सन वो होना चाहिए इंडिपेंडेंट, 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, उन 3 में के 2/3 होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। आई बात समझ में आपको, आई बात समझ में आपको, यस। और तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए, फाइनेंशियली लिटरेट। तो जब हम लोग कहते हैं ये तीनों के तीनों फाइनेंशियली लिटरेट है, इसका मतलब ही क्या हो गया कि ये जो है ये कौन है, क्वालिफाइड हो गए। तीनों के तीनों कौन होने चाहिए, तीनों के तीनों कौन होने चाहिए, फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए। तीनों के तीनों कौन होने चाहिए मेरा बच्चा, वो फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए, तभी जाके हम लोग कहेंगे कि वो क्वालिफाइड है। और उसमें का एक जो बंदा है ना, उसको कम से कम अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सपर्टीज नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बराबर। फिर उसके बाद इस कमेटी का सेक्रेटरी कौन होगा, तो इस कमेटी का सेक्रेटरी होगा कंपनी सेक्रेटरी। तो इस कमेटी का सेक्रेटरी कौन मेरा बच्चा, कंपनी सेक्रेटरी। एकदम सही बात है, यस। तो फटाफट एक बार देख के बोलो। तो एक अपने को एकदम स्क्रीन के सामने एकदम बहुत सिंपल है, एक अपने को चेयरपर्सन चाहिए जो इंडिपेंडेंट होगा। बराबर। 3 डायरेक्टर्स चाहिए, तीनों के तीनों फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए, कम से कम एक जो है उसको अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए। उसमें के 2/3 होने चाहिए इंडिपेंडेंट मेंबर्स। बराबर है। और कंपनी का सेक्रेटरी जो होगा वो इस कमिटी का सेक्रेटरी होगा। अब जो चेयरपर्सन है वो चेयरपर्सन क्या करेगा, आइए देखते हैं। चेयरपर्सन जो होगा ये एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करेगा, और जो भी शेयर होल्डर्स की क्वेरीज होगी वो उसको एड्रेस करेगा। आई बात समझ में आपको। तो ये चेयरपर्सन का काम है जाने का एनुअल जनरल मीटिंग में, और जो भी शेयर होल्डर्स की क्वेरीज होंगी उन शेयर होल्डर्स की क्वेरीज को उसने आंसर देने का। करेक्ट है। इस कमेटी में अपन किसको किसको इनवाइट, हम लोग न्योता भेज सकते हैं। ये जो अपन ने बनाया यहाँ पे ये क्या है, इनवाइट है, इन्विटेशन कार्ड है ना ये। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये इन्विटेशन कार्ड भेज दिया अपन ने। तो अपन ने किसको किसको इनवाइट कर सकते हैं अपन, सो अपन इनवाइट कर सकते हैं फाइनेंस हेड को, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट को, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। और किसको बुला सकते हैं अपन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो ये लोग क्या हो सकते हैं, ये इनवाइटी हो सकते हैं, ये अपने मीटिंग्स में, मतलब ऑडिट कमेटी के मीटिंग में दे कैन अटेंड, दे कैन अटेंड, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, दे कैन अटेंड व्हाट, दे कैन अटेंड the meetings, they can attend the meetings, they can attend the meetings, they can attend the meetings of audit committee। वो ये मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग रिश्ता रिश्ता थोड़ी, इनको हम लोग इनवाइट भेज देंगे। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवाइट हम लोग उन्हें भेज देंगे। सो फाइनेंस हेड, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। एकदम सही बात है, परफेक्ट है। सो यहाँ पे ऑडिट कमेटी का कॉम्पोजिशन खलास हो गया। करेक्ट है एकदम। आगे बढ़ते हैं। फिर अब मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी, मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी की अपन क्या बोलते हैं कि यहाँ पे मीटिंग में अपन कहते हैं द फर्स्ट मीटिंग,
बराबर के नहीं, जो हो रही है उनकी, और फिर जो अगली मीटिंग हो रही है, इसमें अपने को क्या देखना है कि दो मीटिंग के बीच में अ गैप शुड बी नॉट मोर देन 120 डेज। दो मीटिंग्स के बीच में कितने दिनों से ज्यादा की गैप नहीं होनी चाहिए? 120 दिनों से ज्यादा की गैप दो मीटिंग्स के बीच में नहीं होनी चाहिए। एंड फिर उसमें क्या कहता है कि एक साल में कम से कम आपने कितनी मीटिंग करनी है? 4 मीटिंग करनी है, एटलीस्ट 4 मीटिंग्स इन अ ईयर। देखो आपको कम से कम कितने मीटिंग करने हैं? आपको कम से कम करना है 4 मीटिंग एक साल में। आप कम से कम, ये बात समझो, आप यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कम से कम आपने कितने मीटिंग करने हैं? कम से कम आपने 4 मीटिंग करने हैं एक साल भर में, बराबर के नहीं? फिर उसके बाद आप 5 करो, 10 करो, 50 करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कम से कम 4 करने हैं। अब इसका मतलब ये है क्या सर कि हम लोग बैक टू बैक एक एक हफ्ते में 4 मीटिंग करके निपटा ले? नहीं। वो कहता है कि आपको दो मीटिंग के बीच में द गैप शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज, 120 दिन से ज्यादा की गैप दो मीटिंग के बीच में नहीं होना चाहिए। खत्म हो गई बात, एकदम सही है। सो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में बच्चों? उसका कॉम्पोजिशन हो गया। फिर अब मीटिंग कब होल्ड करना है? मीटिंग कब होल्ड करना है उनको? साल में उन्होंने क्या करना है? साल में 4 मीटिंग होल्ड करना है, दो मीटिंग के बीच में 120 दिन की से ज्यादा की गैप होनी नहीं चाहिए। अब जब मीटिंग में आते हैं तो मीटिंग में अपने को क्या चाहिए भाई? मीटिंग में आते हैं तो मीटिंग में अपने को चाहिए क्या? कोरम, मतलब एक रिक्वायरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट टू कंडक्ट और कैरी आउट द मीटिंग। तो उसमें हम लोग को कितने मेंबर्स चाहिए? दो मेंबर्स चाहिए अपने को क्या चाहिए? दो मेंबर्स चाहिए, और 1/3 ऑफ द मेंबर्स विच एवर इज ग्रेटर। आई बात समझ में? अपने को कैसे कितने चाहिए? कम से कम दो, या 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स आपके कम से कम दो होने चाहिए, या 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स विच एवर इज ग्रेटर। अगर मान लो आपके सिर्फ 3 मेंबर्स है तो इसका 1/3 कितना हो गया? इसका 1/3 कितना हो गया? 1। तो फिर आपको कितना लगेगा यहाँ पे कि सर हम लोग को दो चाहिए, क्योंकि टू और क्या बोलते हैं उसको? 1/3 ऑफ द मेंबर्स विच एवर इज ग्रेटर। आई बात समझ में आपको? कोई क्वेरी यहां तक नहीं ना? एकदम आसान है, परफेक्ट है एकदम। सो विच एवर इज ग्रेटर, बट उसके अंदर क्या कहते हैं? कम से कम दो जो मेंबर होने चाहिए, दो मेंबर होने चाहिए, वो दो के दो कैसे होने चाहिए? वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो ऑडिट कमेटी के मीटिंग में जो दो मेंबर्स है वो दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए मेरा बच्चा? वो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सो ये बात कर ली अपन ने किसके बारे में? कोरम के बारे में। किसके बारे में बात कर ली मेरा बच्चा? कोरम के बारे में। सो फिर से एक बार बात करते हैं। कोरम में अपने को चाहिए दो मेंबर्स या 1/3 ऑफ द मेंबर्स विच एवर इज ग्रेटर। टू मेंबर्स और 1/3 ऑफ द मेंबर्स विच एवर इज ग्रेटर, बराबर। बट उसमें से कम अपने दो जो चाहिए वो दो कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। फिर अपन यहाँ पे क्या देखते हैं? सर ये क्या बनाया है आपने? तो ये जो है मेरा बच्चा, इसको अपन बोलते हैं क्या? पावर। सो यहाँ पे ये जो बनाया है, यहाँ पे अभी इस मेंबर्स की पावर क्या है, मतलब ऑडिट कमेटी का पावर क्या है? तो ऑडिट कमेटी का पावर एकदम सिंपल है भाई। इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो किसी से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिससे चाहिए उनसे एडवाइस भी ले सकते हैं, और जो पर्सन जिनके पास नॉलेज है उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं? उनका अटेंडेंस भी हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन सीक देयर अटेंडेंस। सिंपल सी बात है एकदम। तो बताइए मुझे कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी? बोलिए, व्हाट इज द पावर ऑफ ऑडिट कमेटी? सो द पावर ऑफ ऑडिट कमेटी इज व्हाट? नंबर 1, टू इन्वेस्टिगेट। कोई भी मैटर में जो उनके परव्यू में आता है तो उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। हमें जो जिससे चाहिए हम उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एडवाइस एक्सटर्नल पार्टी से, एक्सपर्ट से हम लोग सीख कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो सिक्योर देयर अटेंडेंस। आई बात समझ में आपको? यस। तो फटाफट मुझे बताइए कि ऑडिट कमेटी के बारे में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? ऑडिट कमेटी के बारे में सर, ऑडिट कमेटी पहले देखिए हम लोग ने पढ़ा था एलओडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल करेंगे। एलओडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल होने के बाद जिस कंपनी को एलओडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल है उस कंपनी ने ऑडिट कमेटी बनाना है। उस कंपनी ने ऑडिट कमेटी बनाना है तो उसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए, उनका मीटिंग कब होगा, उनका कोरम क्या होगा, और उनकी पावर्स क्या होगी, ऐसे चार बातें अपन ने डिस्कस कर ली। उसके बाद मेरा बच्चा हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज व्हाट? द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। सो व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी? तो ये बना बनाया चार्ट अपने पास है। एकदम सिंपल सी बात है भाई, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी? एकदम सिंपल सी बात है, रोल ऑफ ऑडिट कमेटी में तो उनका जो आज तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं वही बात है। तो फर्स्ट क्या है? उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस होगा, प्लस दे विल टॉक अबाउट व्हाट? इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड ओवरसाइट ऑन द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो उनका काम क्या है? पूरा जो फाइनेंस, देखो ऑडिट कमेटी है तो उनका पूरा का पूरा जो कामकाज होगा वो किससे रिलेटेड होगा? उनका पूरा का पूरा जो कामकाज है वो किससे रिलेटेड होगा? सो ऑब्वियसली इट विल बी इन रिलेशन टू फाइनेंशियल। ये अभी अपन बात कर रहे हैं रोल ऑफ ऑडिट कमेटी का। किसकी बात कर रहे हैं अपन अभी? रोल ऑफ ऑडिट कमेटी की। सो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं रोल ऑफ ऑडिट कमेटी के अंदर कि वो सबसे पहले उनका काम क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। क्या काम है उनका? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस की बराबर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट प्रेजेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। करेक्ट है ना? एंड दूसरा क्या कहता है कि वी हैव टू, ऑडिट कमेटी का काम है कि दे हैव टू इवैल्यूएट द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, आल्सो हैव अ ओवरसाइट
ओवरसाइट ऑन द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स मतलब कंट्रोल्स रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्लस रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द रिस्क एंड मिटिगेट द रिस्क। तो ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी किसको दे रखा है? तो ये दे रखा है ऑडिट कमेटी को। क्लियर है एकदम बात? यस। तो अब हम लोग क्या कहते हैं, ये अपने 2 पॉइंट हो गए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। अब फिर हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल, फिर अपन ने उसको डिवाइड कर लिया। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो बात करते चल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की बात करते हैं तो चल इंटरनल ऑडिटर, लिंकिंग करने के लिए। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर से क्या होगा उनको, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर से रिलेशन में वो क्या करेंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का नाम रेकमेंड करेंगे, प्लस उसको पेमेंट फॉर एनी अदर सर्विसेज अगर देना है तो वो हम लोग मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रेकमेंड करना है, बराबर के नहीं? तो उसका अपॉइंटमेंट, उसके टर्म्स, उसका रेम्यूनरेशन, ये सब कौन रेकमेंड करेगा? सो ऑल दिस विल बी रेकमेंडेड बाय होम? द ऑडिट कमिटी। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का नाम, उसका अपॉइंटमेंट, उसका टर्म, उसका रेम्यूनरेशन, करेक्ट है ना? प्लस दे विल ऑल्सो गिव द रिकमेंडेशन फॉर व्हाट, पेमेंट फॉर एनी अदर सर्विसेज। वो कौन डिसाइड करेगा? ऑडिट कमिटी। जैसे कुछ सर्टिफिकेशन है, कुछ कंसल्टेशन है, बट ऑब्वियसली नॉट प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन नंबर 144। क्लियर है एकदम बात? यस सर। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिकमेंडेशन अबाउट अपॉइंटमेंट, टर्म्स एंड रेम्यूनरेशन एज वेल एज द पेमेंट फॉर अदर सर्विसेज विल बी डिसाइडेड बाय whom? बाय द ऑडिट कमिटी। फिर क्या करेंगे वो, ऑडिटर के साथ डिस्कस करेंगे बिफोर द वर्क इज बिगिन। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क क्या होता है कि वो लोग किसके साथ डिस्कस करेंगे? ऑडिटर्स के साथ डिस्कस करेंगे अबाउट गिविंग देम द इंफॉर्मेशन अबाउट द वे दे विल बी कंडक्टिंग द ऑडिट, agreeing the terms of engagement, ये सारा सारा डिस्कशन वो हो जाएगा। एंड देन दे विल ऑल्सो साइमल्टेनियसली डू व्हाट, रिव्यू द इंडिपेंडेंस एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर्स की बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, ऑडिट कमेटी चेक करेगा कि इंटरनल ऑडिटर जो है क्या वो एडिक्वेट इंटरनल ऑडिट फंक्शन है क्या। अगर उन्हें कुछ गलतियां मिली है तो वो उस इंटरनल ऑडिटर से डिस्कस करेंगे, फाइंडिंग्स को फॉलो अप लेंगे एंड उसका इन्वेस्टिगेट करके वो रिपोर्ट करेंगे किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। आई बात समझ में आपको? यस। so this is what we talk about, this is what we talk about is the audit committee's recommendation for statutory auditor and the internal auditor। क्लियर है एकदम बात? परफेक्ट है। सो यहां तक कोई डिफिकल्टी है आपको? नो सा। चलिए तो यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं अपन, अब उसके बाद क्या कहना है कि इनका ये काम होने के बाद फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि दे विल रिव्यू विद द मैनेजमेंट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर एंड एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, प्लस रिव्यू विद मैनेजमेंट व्हाट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ यूजेस ऑफ फंड्स। ये सब बातें वो लोग क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे। तो ये सारी सारी बातें अगर आप देखोगे यहां पे तो आपको देखो ये अपना क्या क्या पार्ट खत्म हो गया। मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी खलास हो गया यहाँ पे, दे विल मीट 4 टाइम्स इन अ ईयर, नॉट मोर देन 120 डेज इन अ ईयर। कोरम की बात हो गई अपनी, पावर्स की बात हो गई, इन्वेस्टिगेट, सीक इंफॉर्मेशन, फिर देन सीक एडवाइस एंड ऑल्सो सिक्योर अटेंडेंस ऑफ द रिलेवेंट एक्सपर्टीज। फिर अपन बात करें रोल ऑफ ऑडिट कमेटी की, तो जो मैंने वो चार्ट आपको बताया ना, तो ये सारी बातें उस रोल के अंदर आ जाती है बच्चा। क्लियर है एकदम बात? बोलो एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी टिल हियर? नो। अब उसके बाद यहां पे अगर अपन आते हैं कहां पे, ये एक ठीक है, यहां से अपन आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ये सारा उसका रोल की बात हो रही है। फिर अभी अपन बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमिटी विच इज सबसेक्शंस ऑफ सेक्शन नंबर 177। ये किसकी बात करता है? सबसेक्शंस ऑफ सेक्शन 177। ओके ओके। चलिए सो ये रोल होने के बाद, ये रोल अपन ने इसका अलग से एक चार्ट देख लिया था, तो एक बार वो चार्ट को मैं आपको फिर से एक बार मैं बोल दूं आपको। वो चार्ट में क्या है, फर्स्ट अपने को बात करना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ओवरसाइट ऑन रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये पूरा पूरा उनका काम है भाई, ये पूरा पूरा उनका काम है, तुम समझो बात को। फिर उसके बाद सेकंड क्या कहता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का रिकमेंडेशन अबाउट द अपॉइंटमेंट, टर्म्स, रेम्यूनरेशन, ये देना है अपने को। सेकंड पॉइंट अपन बात करते हैं फॉर पेमेंट फॉर एनी अदर सर्विसेज, वो डिस्कस करेंगे ऑडिटर्स के साथ, उनका रिव्यू करेंगे, परफॉर्मेंस, इंडिपेंडेंस सब चेक करेंगे। इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड वो देखेंगे इंटरनल ऑडिट फंक्शन बराबर से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर उन्हें कुछ आइडेंटिफाई होता है मिस्टेक तो वो डिस्कस करेंगे उनके साथ, और प्लस फॉलो अप करेंगे इंटरनल ऑडिटर्स को, एंड देन दे विल इन्वेस्टिगेट एंड गिव द रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर है एकदम बात? यस सर। फिर यहां से अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इस रोल के बाद अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी विच इज बेसिकली द सबसेक्शंस ऑफ सेक्शन नंबर 177। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इट इज सबसेक्शंस ऑफ सेक्शन नंबर 177। तो क्या कहता है सबसेक्शन 4? क्या कहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्पेसिफाई द टर्म्स इन राइटिंग। अभी आपके स्पेसिफिकली सेक्शन 177 क्या बोलता है, सबसेक्शन 4, कि यहां पे तुम समझिएगा बात को, जो भी पॉइंट्स अपन ने पढ़े थे वही बातें यहां पे आ रही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अभी सेक्शन 140 177 क्या कहता है कि ऑडिट कमेटी को क्या क्या काम करना है। ऑडिट कमेटी को क्या क्या काम करना है? सो ऑडिट कमेटी को क्या क्या काम करना है? नंबर 1,
फर्स्ट ये स्पेसिफाई करेंगे राइटिंग में कि ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है, उनका परफॉर्मेंस रिव्यू करना है, प्लस फाइनेंस पूरा ऑडिट से रिलेटेड है, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ ऑडिट कमिटी एज पर सेक्शन नंबर 177। तो ये सारे सारे क्या है, सबसेक्शन है ऑफ सेक्शन नंबर 177। तो क्या कहते हैं हम लोग कि स्पेसिफिकली इन राइटिंग वो बोलेंगे, देखिए आपको ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है, नंबर्स पे फोकस करना, आपको ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है, उन ऑडिटर्स का परफॉर्मेंस आपको रिव्यू करना है, फिर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना है एंड ऑडिट रिपोर्ट। ये पूरा ऑडिटर से रिलेटेड हो गया, आई बात समझ में। फिर उसके बाद देखो ऊपर यही बातें करी थी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स प्लस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस देखना है, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स देखना है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स देखना है एंड वैल्यूएशन ऑफ एंड यूज ऑफ फंड्स देखना है। मतलब तुम समझो बात को, जो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट से रिलेटेड है, ये पूरा पूरा काम सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन नंबर 177 में दिया गया है ऑडिट कमेटी के लिए। तो क्या क्या है, पहले ऑडिटर्स की बात करेंगे। तो ऑडिटर्स से रिलेटेड क्या कहते हैं हम लोग, उनका अपॉइंटमेंट, उनका परफॉर्मेंस रिव्यू करना है, और फिर उनका काम होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करो और फिर ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए फिर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पर्टिकुलर बातें कौन सी करते हैं हम लोग, तो एक तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स प्लस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। रिस्क कहां कहां पे, आईएफसी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में रिस्क है, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ एंड यूज ऑफ फंड्स। तो ये सारी बातें क्या करना है, उनको रिव्यू करना है। देखिए इसमें कहीं कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, तुम समझो मेरी बात को, देयर इज नो कॉन्सेप्ट इन दिस, इट इज जस्ट व्हाट, ये फैक्ट है, ये आपको देखना है, ये आपको करना है। क्लियर है एकदम बात, राइट। फिर ये उनके टर्म्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसेक्शन 5 क्या कहता है, ऑडिट कमिटी कैन कॉल फॉर व्हाट, दे कैन कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, करेक्ट है ना। दे कैन ऑल्सो चेक द स्कोप ऑफ द ऑडिट एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ऑडिटर, की वो लोग क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने को ऑब्वियसली तुम समझो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखना है, तो इसके लिए हम लोग उनसे कमेंट्स मांगेंगे। तो यहाँ पे ये वाला देखो मैंने लिंकिंग करके रखा है आपके लिए बहुत जोरदार। फोर्थ वाले पॉइंट को डिस्चार्ज करने के लिए अपन ने क्या किया, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम वो करना था। तो फोर्थ वाले पॉइंट को एग्जीक्यूट करने के लिए अपन ने कमेंट्स मांगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, हमको उनका परफॉर्मेंस रिव्यू करना है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, हमको उनका परफॉर्मेंस रिव्यू करना है। तो इसीलिए हम लोग परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए हम लोग उनके ऑडिट का स्कोप क्या है वो चेक करेंगे, प्लस उनके क्या ऑब्जर्वेशन है वो हम लोग लेंगे। आई बात समझ में। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है, यहाँ पे रिव्यू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड, बराबर है कि नहीं, दे कैन कॉल फॉर दिस। तो ये उनका क्या कहता है, ये उनके टर्म्स है, और ये टर्म्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, ये टर्म्स को क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, ये टर्म्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ये बातें करेंगे वो लोग, करेक्ट है ना। एंड फिर उसके बाद 6, 7, 8 लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, तो वो क्या करेंगे, सो दे विल डिस्कस एनी रिलेटेड इश्यूज विद द ऑडिटर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये 6, 7, 8 क्या हो गए, रिलेटेड इश्यूज हो गए ना। तो ये फर्स्ट सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि ये भाई ये काम करना है, और ये काम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने क्या क्या करना है। तो भाई सिंपल सी बात है, कमेंट्स लेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, स्कोप ऑफ ऑडिट एंड उनके ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, एंड प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेंगे बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड, और एनी रिलेटेड मैटर होगा तो उसको भी हम लोग भैया डिस्कस कर लेंगे। सही बात है ना एकदम, यस। उसके बाद क्या कहता है सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 6 कहता है कि उनके पास पावर दी गई है, तो जो भी सबसेक्शन 4 में लिखा गया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास पावर है। सबसेक्शन 7 क्या कहता है, द ऑडिटर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन, बराबर के नहीं, दे कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमिटी। सबसेक्शन 7 कहता है दे कैन बी हर्ड बट कैन नॉट वोट, बराबर के नहीं, ये बात है सबसेक्शन 7 में, बराबर। सो ऑडिटर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन ये ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, उनकी बातें सुनी जा सकती है, बट वो वोट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। सबसेक्शन 8 क्या कहता है, डिस्क्लोजर अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द ऑडिट कमिटी एंड recommendation of the audit committee not accepted if not accepted if give reasons। तो जैसे आपको याद होगा कि अपन ने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की बात कर रहे थे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऐसा लिखता हूं मैं, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ठीक है ना। इसमें आपको याद होगा कि ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पसंद नहीं आया तो दे रेफर इट बैक टू द ऑडिट कमिटी एंड देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गिव देयर ओन रिकमेंडेशन टू द मेंबर्स एंड मेंबर्स डू द अपॉइंटमेंट। तो यहां पे इनका जो रिकमेंडेशन है एक्सेप्ट नहीं हुआ था, करेक्ट है ना, तो उसके रीजंस आपको देने हैं कि आखिर उनका रिकमेंडेशन एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे सबसेक्शन 8 में कहता है। तो सबसेक्शन 4 क्या कहता है, उनके टर्म्स दिए जाएंगे। सबसेक्शन 5 में उन्हें क्या एग्जीक्यूट करना है। सबसेक्शन 6 में उनको पावर दी गई है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। सबसेक्शन 7 में कहता है ऑडिटर एंड की मैनेजरियल पर्सन कैन अटेंड, दे कैन बी हर्ड बट कैनॉट बी, दे कैनॉट वोट। सबसेक्शन 8 में डिस्क्लोजर देना है अपने बोर्ड्स रिपोर्ट में अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी और उनके रिकमेंडेशंस अगर अपन ने एक्सेप्ट नहीं किए तो वो रीजंस देने हैं कि क्यों अपन ने उनके रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया है। सबसेक्शन 9 कहता है विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, विजुअल मैकेनिज्म, कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो डायरेक्टली इट शुड बी रिपोर्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट। और सबसेक्शन 9 विसल ब्लोअर मैकेनिज्म या विजुअल मैकेनिज्म, ये अच्छे से चलने के लिए वी शुड हैव व्हाट, एडिक्वेट सेफगार्ड्स अगेंस्ट व्हाट, विक्टिमाइजेशन, बराबर कि नहीं, एंड दिस शुड बी पब्लिश्ड ऑन द कंपनीज वेबसाइट। करेक्ट है एकदम बात। तो यहां पे ये सारी बातें वी डिस्कस्ड इन रिलेशन टू व्हाट, ये सारी बातें डिस्कस हो गई इन रिलेशन टू मुझे बताइए ऑडिट कमिटी। मैं चैट ऑन कर रहा हूं अभी। अब मुझे बताइए आपको यहां तक आपको समझ में आया क्या, कि ये ओवरव्यू आपको समझ में आया क्या, जो समरी मैंने आपके लिए बनाई है, करेक्ट है ना, तो आपको ये समझ में आया क्या, और अगर समझ में आया तो यस 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 बोलो। और फिर उसके बाद अपन क्विकली फिर आगे बढ़ते हैं, देन वी टॉक अबाउट इज दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो अभी तक मतलब ये इतना बड़ा चैप्टर है भाई, इतनी मतलब मेहनत जो करी है ना, ये जानबूझ के पहले लिखा के लाया हूं, लिख के आया हूं पहले, मतलब आपका लेक्चर शुरू करने के पहले लिखते बैठा, ताकि क्या हो जाएगा कि आपका ये समय बचेगा और आपको सारी बातें क्लियर रहेगी सामने सामने। देखो 40 मिनट्स हो गए, इट्स बीन 40 मिनट्स एंड आई हैव जस्ट डिस्कस्ड व्हाट इज ऑडिट कमिटी। सुपर। तो आप लोग हो क्या मेरे साथ भाई, बताइए। पूरा चैप्टर आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे इसको, और टेंशन मत लेना, बट जितना पढ़ रहे हैं अपन वो एकदम सुपर होना चाहिए। रिवाइज हो पा रहा है क्या आप सबका, बताओ मुझे। ओके, तो ये बात हो गई अपनी ऑडिट कमेटी की। सबसेक्शन 4 भाई एक बार वो कृपाली वो जब पोस्ट हो जाएगा तब रिवाइंड करके देख लेना ना बेटा प्लीज। ओके ओके, चलिए जी। सो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ऑडिट कमेटी वाला मामला निपट गया। अब ऑडिट कमेटी के बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब किसकी बात करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर चर्चा करना है। अब ऑडिट कमेटी निपट गया, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ध्यान में रखना एक बात में, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो भी कॉम्पोजिशन है, दिस इज एज पर LODR रेगुलेशंस, इट इज एज पर LODR रेगुलेशंस। ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। नहीं तो तुम बोलोगे सर हमने लॉ में कुछ अलग पढ़ा था, आप कुछ अलग पढ़ा रहे सर। सर क्या हो रहा है सर, हमारे साथ चोट हो रही है, ठीक है ना। सो ध्यान से सुनिएगा कि यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो बात हो रही है, इट इज व्हाट, एज पर LODR रेगुलेशंस, एज पर, ठीक है ना, एज पर LODR रेगुलेशंस। करेक्ट है एकदम बात, यस। सो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो कितना सुपर चार्ट बना है आपके लिए ब्रो, बॉस। देखो पूरा पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड देख रहा है क्या, कितना सुपर चार्ट बना है आपके लिए भाई। बहुत चाहता हूं, दिल से चाहता हूं कि आप लोग बहुत आगे जाए, ठीक है। सिंह साहब चिल मारो यार, बहुत पढ़ाना है मेरे को, देखना पड़ेगा तो देखो यार, नहीं तो मत देखो प्लीज, है ना। ओके यार, तू तेरे लिए देखेगा ना यार। चलिए, सो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैं फिर से चैट ऑफ कर रहा हूं और एकदम आराम से फटाफट मेरे साथ इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके ओके, सो आफ्टर वी कंप्लीट विद व्हाट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आफ्टर वी कंप्लीट विद व्हाट द ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट ऑडिट कमिटी, बराबर के नहीं। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब पूरी पूरी बातचीत होगी किसके बारे में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। रिमेंबर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो बात हो रही है, इट इज एज पर LODR रेगुलेशंस। अब इसमें क्या कहते हैं हम लोग, इसके अंदर हम लोग को चाहिए एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर एटलीस्ट वी शुड हैव व्हाट, 3 डायरेक्टर्स।
बराबर के नहीं? इसमें क्या चाहिए हम लोग को? ऑप्टिमम नहीं, सॉरी, इसमें हम लोग को क्या चाहिए? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन चाहिए ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एक ऑप्टिमम कॉम्पोजिशन, एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन अपने को चाहिए एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का। बट उसमें एटलीस्ट क्या होना चाहिए? वन वुमन डायरेक्टर होनी बहुत जरूरी है। वो चाहे एग्जीक्यूटिव में हो या नॉन एग्जीक्यूटिव में हो, डजेंट मैटर। बट अपने को क्या चाहिए बॉस? अब इसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, चेंजेस है, ध्यान देना है आपको। तो क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई साहब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड हैव व्हाट एन ऑप्टिमम कॉम्पोजिशन और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स विद एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर। करेक्ट है ना? क्लियर है एकदम बात? एनीवन एनी क्वेरी? नहीं। अब जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव का, उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50%। इसका मतलब इट शुड बी नॉट लेस देन 50%। आई बात समझ में? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शैल नॉट बी लेस देन 50%, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50%। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बराबर, और बैलेंस जो होंगे वो कौन होंगे? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो? यस। तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि वी शुड हैव एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। वी शुड हैव, चार्ट देखिएगा एकदम दिल खुश हो जाएगा बॉस। यहां पे क्या कहता है? वी शुड हैव एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स विद एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर। उसके अंदर कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव शैल नॉट बी लेस देन 50% एंड बैलेंस एग्जीक्यूटिव ऑब्वियसली। अब उसके बाद क्या कहता है कि उस एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव में अपने को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने चाहिए? अपने को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने चाहिए? तो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है, ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल चार्ट बनाया बॉस, एकदम ध्यान से सुनना बॉस। आपका जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए उस एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के कॉम्बिनेशन में? तो वो डिपेंड करता है कि आपका चेयरमैन, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन है, वो चेयरमैन कैसा है। जैसा चेयरमैन वैसे आपका क्या हो जाएगा? द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट आपकी चेंज होगी। अगर आपका रेगुलर, रेगुलर मतलब थ्रू आउट द ईयर, अगर आपका इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव अगर डायरेक्टर है, रेगुलर इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड शुड बी व्हाट? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इतना ध्यान में रखना है ना, फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान में रखना, ए वाला पॉइंट ध्यान में रखना। अगर मेरा बच्चा, अगर आपका रेगुलर इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव अगर आपका चेयरपर्सन है, बराबर के नहीं, तो आपको चाहिए 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। उसके बाद बाकी कोई भी केस रहो कि आपका रेगुलर, नो रेगुलर इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब कभी चेयरपर्सन क्या था? इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव था, बट कभी नहीं था, कभी था कभी नहीं था, तो उस केस में भाई हमको थ्रू आउट द ईयर क्या चाहिए? हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड शुड बी व्हाट? इंडिपेंडेंट। अगर आपका चेयरपर्सन रेगुलर नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव है, आपका चेयरमैन रेगुलरली नॉन एग्जीक्यूटिव है बट वो इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैन ऑल्सो बी व्हाट? नॉन इंडिपेंडेंट, तो उस केस में भी हाफ चाहिए। और अगर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉर्मल है अपना, बराबर के नहीं, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स तो कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, तो अगर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो भी हाफ चाहिए। तो इतना ध्यान में रखना कि अगर अपने कंपनी में थ्रू आउट द ईयर रेगुलरली नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो सिर्फ 1/3 चाहिए। बाकी सारे केस में अपने को क्या चाहिए मेरा बच्चा? क्या चाहिए? अपने को चाहिए 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड टू बी व्हाट? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो इतना ध्यान में रखना, अगर आपका रेगुलर इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव है तो भाई अपने को 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड चाहिए इंडिपेंडेंट। बाकी सारे केस में वो कैसा होना? वो हाफ होने। आई बात समझ में आपको? यस। इनमें अगर कहीं कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो इट शुड बी फिल्ड इन विद इन 3 मंथ्स और बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। आई बात समझ में आपको? यस। मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सिंपल सी बात है, 4 मीटिंग एक साल में होनी चाहिए, 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा की गैप नहीं होनी चाहिए। क्लियर है एकदम बात? परफेक्ट है। उसके बाद क्या कहते हैं? डायरेक्टर जो है, ध्यान से सुनना, यहां पे ये इंपॉर्टेंट बात हो रही है। यहाँ पे जो डायरेक्टर है वो 5 कमेटी में चेयरपर्सन हो सकता है और 10 कमेटी में मेंबर हो सकता है, वो ये लिमिट है, ये उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। सो एक जो डायरेक्टर है वो अक्रॉस द कंपनीज क्या कर सकते हैं? वो 5 कमेटी में चेयरपर्सन बनेगा और 10 कमेटी में क्या बनेगा? वो मेंबर बनेगा। ऑब्वियसली इट इज अक्रॉस व्हाट? ऑल कंपनीज, मतलब एक व्यक्ति अक्रॉस ऑल कंपनीज है, ये ध्यान में रखना, अक्रॉस ऑल कंपनीज। परफेक्ट है एकदम बात? बोलिए कुछ। यस। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, रेम्यूनरेशन। फिर उसके बाद है ना, ये ध्यान में रखिएगा आप यहाँ पे, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स अभी आई है। ये रोल तो अपन ने पढ़ लिया, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब अपन ने पढ़ लिया। अब जब ये अपन बोर्ड का कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं ना, तो आपने ये ध्यान में रखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टॉप
500 लिस्टेड कंपनीज, ऑफ टॉप 500 एंड 1000 एंटिटीज, ये वाला आप पार्ट पढ़ लेना। उनके ऊपर लिमिटेशन लगाया गया है कि वो कितना, उन्होंने क्या चाहिए, कैसे चाहिए, ठीक है ना, ये वाला पार्ट आप पढ़ लेना। ओके। रेम्यूनरेशन अपने को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का ही बताना है, इसमें क्या करना है अपने को, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का ही बताना है उसमें। तो उसमें पिक्यूनरी रिलेशन, ये बेसिक है, ये इससे डरने का नहीं, इससे, इसमें मैं आपके साथ पढ़ूं तो आप समझो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टॉप 500 कंपनीज by April 1st 2019 should have what at least one independent woman director, बराबर के नहीं, and by April 1 2020 top 1000 companies should have at least one independent woman director. So एक जो महिला है यहाँ पे, उन्हें क्या चाहिए, एटलीस्ट वन वुमन, वो कैसी चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए वो, बराबर के नहीं। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर अप्रैल 1 2019 तक 500 कंपनीज ने टॉप बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, बराबर के नहीं, एंड टॉप 1000 बाय अप्रैल 1 2020, बराबर, अभी अप्रैल 1 2020 है ना, तो अभी हम लोग टॉप 1000 कंपनीज में देखेंगे कि एक महिला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए। दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट, मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिनका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है, उसके बेसिस पे। No listed entity, no listed entity shall appoint or continue directorship of a person as a non-executive director who has attained 75 years of his age unless by a special resolution. तो ये मैक्सिमम कैप लगा दिए नेड के लिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए ये क्या बोल दिया है, लिस्टेड कंपनी के लिए, लिस्टेड कंपनी के लिए 75 इयर्स का एज लगा दिया गया है, जब तक एसआर पास ना हो, बराबर। फिर उसके बाद मैक्सिमम डायरेक्टरशिप, बराबर के नहीं, ये दे दी गई है किसके लिए, सो मैक्सिमम डायरेक्टरशिप फॉर लिस्टेड शैल कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशन, शैल नॉट बी अ डायरेक्टर, शैल नॉट बी अ डायरेक्टर, देखिए ये मैक्सिमम डायरेक्टरशिप पे है, 5 कमिटी का चेयरपर्सन बन सकता है, 5 कमिटी का चेयरपर्सन बन सकता है, ये तो अपन ने ऑलरेडी पहले देख लिया है। 10 कमिटी का 10 कमिटी का वो मेंबर बन सकता है, ये अपन ने देख लिया है। अब जो रिस्ट्रिक्शन है ये किसके ऊपर है, ये रिस्ट्रिक्शन है डायरेक्टरशिप के ऊपर। सो फॉर नॉट मोर देन 8 लिस्टेड कंपनीज बाय अप्रैल 19 एंड 7 लिस्टेड कंपनीज बाय अप्रैल 20। तो एक डायरेक्टर आज के तारीख पे वो कितने डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, 7, वो सिर्फ 7 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, बराबर, प्रोवाइडेड ही शैल नॉट सर्व इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज, बराबर के नहीं, सिंपल सी बात है, शैल नॉट बी अ डायरेक्टर फॉर नॉट मोर देन 8, नॉट मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज, एंड ही शैल ऑल्सो बी, सातों के सातों कंपनीज में शैल नॉट बी फॉर मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज, करेक्ट है एकदम, एनीवन एनी क्वेरी, नहीं, notwithstanding above, any person who is serving as a whole-time director or managing director, he shall not be more than in 3 listed entities. अगर वो WTD whole time director है तो बस 3 कंपनीज के ऊपर, ऐसे आप नॉर्मली कितने कंपनीज में काम कर सकते हो एज ए डायरेक्टर, 7, बट अगर आप होल टाइम डायरेक्टर हो तो 3, आई बात समझ में आपको, एंड दिस इज बेस्ड अपॉन व्हाट, द कंपनीज हु आर लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, आई बात समझ में आपको। तो ये इसके बारे में वहां पे बातचीत करी गई है, ओके, इजी है एकदम। ये रेम्यूनरेशन वाला क्राइटेरिया एकदम सिंपल है, पिक्यूनियर रिलेशनशिप बताना है, डिटेल्स दिखाने हैं अपने को अबाउट उनके सैलरी में क्या क्या एलिमेंट्स है, फिक्स्ड क्या है, वेरिएबल क्या है, उसके बाद नोटिस देना है, नोटिस पीरियड, सेवरेंस फीस, क्या बोलते हैं उसको, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्टॉक ऑप्शन, ये जो बातें हैं ये अपने को दिखानी है। तो ये बात सिंपल है रेम्यूनरेशन की, ठीक है। सो ये अपना हो गया किसके बारे में, अबाउट व्हाट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट भी बहुत आसान सा पार्ट है भाई। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आपके बिजनेस और आपके कंपनी में किस तरीके से आपके डे टू डे एक्टिविटीज कैरी आउट होने चाहिए, बराबर। सो एक कंपनी बनाएगा कोड ऑफ कंडक्ट, सो बोर्ड बनाएगा कोड ऑफ कंडक्ट, ये कोड ऑफ कंडक्ट का सबने पालन करना है, बराबर। इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की ड्यूटीज भी, अगर ड्यूटीज भी मेंशन करी जाएगी, और अगर कुछ गलत काम होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के निगरानी में तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसके लिए जिम्मेदार हो जाएगा। आई बात समझ में आपको, एनीवन एनी क्वेरी टिल हियर, पक्का, परफेक्ट है। सो भाई तुम समझो यहां पे ये वाला पार्ट अपना निपट गया, यहां तक आ गए अपन, ये ऑब्लिगेशंस वगैरह सब हो गए, मीटिंग हो गया अपना, बराबर। कोड ऑफ कंडक्ट भी अपन ने पढ़ लिया, यहां तक पढ़ लिया। विजुअल मैकेनिज्म ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया है, विजुअल मैकेनिज्म
विजिल मैकेनिज्म मतलब अपन क्या बोलते हैं, विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो उसको अपन ने डिस्क्लोज कर देना है, ठीक है ना एकदम, यस। अभी अपन बात करेंगे सब्सिडरी कंपनीज की। सब्सिडरी कंपनीज पढ़ाऊंगा मैं आपको, ओके। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब्सिडरी कंपनीज को। मैं ये सब्सिडरी कंपनीज को जो है ना ये कल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आज का अपना 1 घंटा हो गया है, तो सब्सिडरी कंपनीज का जो मामला है ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, सब्सिडरी कंपनीज का एकदम पूरा उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है मैंने आपके लिए। कल मतलब आपको जो नेक्स्ट सेशन होगा आपका मंडे को, बराबर के नहीं, संडे को नहीं होगा, मंडे को आपका सेशन होगा, तो मंडे को मैं ये पढ़ाऊंगा आपको, ओके। ओके, ठीक है। सो यहां तक आधा चैप्टर अपना हो चुका है। आराम से अभी इसको घर बैठ के अभी इसको रीड करना टेक्स्ट को, ये चार्ट जो है उसके स्क्रीनशॉट ले लेना या तो लिख लेना इसको आराम से, ठीक है। यस, थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो, टुमारो नहीं, ऑन मंडे।